हेलो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रिय साथियों, जैसे कि डीसी साहब ने आपको ब्रीफली इस सारे कार्यक्रम का बताया कि 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का जो कि पानीपत के में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और हम सब आप सब बड़पाके हो के आप सब इस पूरे समागम के गवाह बन रहे हो, क्योंकि जो अर्ध शताब्दी है, जो फुल शताब्दी जो कि 100 साल बाद आएगी, उसमें हम सब कोई भी हमें प्रेजेंट नहीं होगा, हमारी जनरेशन प्रेजेंट होगी, लेकिन एक आज इतिहास रचा जा रहा है। इतिहास एक ये भी था कि जब भाई जेठा जी 1675 में पानीपत से ही जब उनका चांदनी चौक में उनका औरंगजेब के ऑर्डर से सीज कलम कर दिया गया, शहीद कर दिया गया उनको, तो भाई जेठा जी इसी इलाके से उनका सीज अनंतपुर साहब लेके गए। बातें कुछ भावनात्मक भी है। जो ये बेसिकली शहीदी हुई, ये मानवता की, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन मुगल राज में चल रही थी, गुरु साहब ने आगे बढ़ चढ़ के अपनी शहीदी दी थी। साथ में भाई जेठा जी ते भाई दयाला दास ते भाई मती दास जी ने भी अपनी शहीदी दी, और वो चारों के चारों कहीं पर भी डोले नहीं। औरंगजेब से बिल्कुल नहीं डरे, उनके अहलकारों से बिल्कुल नहीं डरे, और बिल्कुल भी उन्होंने मौत की परवाह नहीं करी, और क्योंकि सच के मार्ग पे वो चल रहे थे। एग्जीबिशन की बात जैसे डी साहब ने बताई, तकरीबन 4 विजिट गुरु साहब की अपने हरियाणा के अंदर है, जो कि मोटे मोटे तौर पर जब मैं इस एग्जीबिशन को कंपाइल कर रहा था तो स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन थी। जब उसको कंपाइल करनी शुरू करी तो मेरे को बात में समझाई, हो यहाँ तो बहुत बड़ी हिस्ट्री गुरु तेग बहादुर जी की प्रेजेंट है। देखिए, नाम उनका था, जब उनका जन्म हुआ, जब उनका प्रकाश हुआ, तो उनका नाम था त्यागमल, और 15 साल की उम्र में जब करतारपुर की जंग हुई तो 15 साल की उनकी उम्र थी, और उन्होंने मुगलों के खिलाफ जोहर दिखाए, तो पिता गुरु हरगोबिंद साहब ने उनका नाम रखा तेग बहादुर। तेग का ये बहादुर है। और हरियाणा के कंटेस्ट में हिस्ट्री ये है कि गुरु साहब 9वें पातशाह, 9वें नानक गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना जो हेडक्वार्टर था जींद कप्तान साहब शिफ्ट कर लिया था, और भाई डगो जी जो कि वहां के पसंद थे, प्रचारक थे, उस पूरे एरिया को संभाल रहे थे। और आगे बढ़ते बढ़ते कैथल, चाहे नीम साहब की बात कर लो, गुला जीका में उन्होंने गुरुद्वारा साहब जो कि आज सुशोभित है, चाहे हम पेवा की बात कर ले, और चाहे हम बात कर ले कुरुक्षेत्र में उनका गुरुद्वारा साहब है, चाहे कुरुक्षेत्र में ड्यूटी, और चाहे हम यमुनानगर, चाहे लोगड़ खालसा राजधानी की बात कर ले, तो गुरु साहब की 4 विजिट यहाँ पर है। और बार बार आने का कोई मकसद था, और यहाँ पर क्योंकि तकरीबन उसके 40 साल बाद बंदा सिंह बहादुर ने यहाँ पर मुगल राज की ईंट से ईंट खड़का दी इस इलाके से, और यहाँ से मुगल राज की जड़ें उखाड़ फेंकी। शायद कुछ इतिहासकारों को जो इतिहास था लोगड़ का पर्टिकुलरली जो छुपा दिया गया था, और हरियाणा सरकार ने इसको दोबारा उजागर करने के लिए रिसर्च करवाई है, और लोगड़ के ऊपर काम भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, जो कि प्रदर्शनी का पार्ट भी है। खालसा राज के किले करनाल से लेकर चंडीगढ़ तक स्टैब्लिश कर दिए गए थे, और 2.5 लाख मुगल फौज यहाँ लड़ती रही, और 6 साल लड़ने के बाद यहाँ मुगल जो साम्राज्य की एम्पायर थी, यहाँ पर कब्र खोद दी गई थी। और अल्टीमेटली जो लड़ाई थी वो कोई जर जोरू जमीन के लिए नहीं थी, वो लड़ाई सिर्फ मानवता की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, जो कॉन्टिन्यूसली जुल्म और जबर मानवता के ऊपर मुगल राज के द्वारा किया जा रहा था, उसको समाप्त करने के लिए थी। इसी तरीके से जो प्रदर्शनी का पार्ट है, प्रदर्शनी आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो पहली ही जो मुगलों के खिलाफ जो आवाज थी गुरु नानक साहब ने उठा दी थी, जब बाबर ने यहाँ हमला किया, गुरबाणी का श्लोक है, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, एंकी मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया। जब खुरासान एक जगह है काबुल के पास, उसको बसाने के लिए बाबर यहाँ हमला करता है, लड़ाई होती है पानीपत की, तो यहाँ पर निर्दोष यहाँ के बाशिंदों के कत्लेआम जेनोसाइड किया जाता है। तो गुरु नानक साहब अहमदाबाद में आई विटनेस और बाबर को जाबर कहते हैं। उसके बाद कुछ टाइम जो अकबर का है वो पीसफुल बीत जाता है, लेकिन इसी 5वें पातशाह के टाइम अल्टीमेटली उनको भी शहीदियों का दौर शुरू हो जाता है। 6वें पातशाह को 12 साल की कैद काट के आनी पड़ती है। इसी तरीके 9वें पातशाह की शहीदी होती है, 10वें पातशाह की शहीदी होती है, और बंदा सिंह बहादुर की यहाँ फिर अल्टीमेटली जो मुगल राज की जड़ें उखाड़ फेंकी जाती है। नॉर्मली ये हमारे जो
करिकुलम जो हम स्टडी करते हैं मतलब उसका पार्ट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आदमी अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता वो कल को इतिहास नहीं रच सकता। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रदर्शनी मैंने इंडेवर किए हैं कि 85 स्लाइड्स में है, गुरु नानक साहब से लेकर बंदा सिंह बहादुर तक है, वो सारी इतिहास को दर्शाएगी। लंगर की जहां तक बात है, अलग अलग संस्थाएं यहाँ पर लंगर के लिए अपने अपनी सेवा संभाल ले ली है। एक भी संस्था मतलब सक्षम थी लंगर देने के लिए, लेकिन संस्था इतनी इकट्ठी होगी तो बीच में डिवाइड करना पड़ा। निर्मल कुटिया है, इस आने वाले बाबा जी हैं, पानीपत सिख संगत है, बाबा सुखा सिंह करनाल के हैं, और बड़े सारे और भी संत समाज यहाँ पर जिन्होंने लंगर की सेवा दी है। और गर्मी कई बार ज्यादा होती है तो कई बार लंगर खाने का मन नहीं करता, जैसे जिस सामने बताया कि 42 के करीब स्टॉल्स लगाए हैं, पानी का, कहीं जीरे का, कहीं गन्ने के जूस का, कहीं फ्रूटी का, कहीं फ्रूट का, तो इस तरीके से ताकि मतलब वो सारी बात लगी रहे। और जो मतलब नामी रागी बुलाए गए हैं, बलविंदर सिंह रंगीला जी, रविंदर सिंह सोटी जी, चमन सिंह जी और मोरावाली जी जो कि टाडी ने, ताकि मतलब जो गुरबाणी जो गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी है, जो 35 महापुरुष जो गुरु ग्रंथ साहब के विच विराजमान ने उन्होंने की बाणी है, चाहे भगत रविदास जी की बाणी कह लीजिए, चाहे भगत कबीर साहब जी की बाणी कह लीजिए, चाहे भगत रविदास जी की, अपने भगत नामदेव जी की बाणी कह लीजिए, भगत धन्ना जाट जी की बाणी कह लीजिए, वो 35 महापुरुषों की बाणी है। उन्होंने चो वो रागी अपनी मनमर्जी नाल वो श्लोका दा थानू सरवण करांगे। मतलब मैंने ये 35 इसलिए बोले कि जो गुरु ग्रंथ साहब लिखन की वारी आई तो जो लोग गुरु नानक साहब के समकाली एक ही विचारधारा में हिंदुस्तान च बैठे, जैसे भगत नामदेव जी महाराष्ट्र के हैं, भगत जयदेव जी बंगाल के ने और भगत अन्ना जी ये राजस्थान के ने, इस तरीके भगत रविदास जी बनारस के रहने वाले ने, भगत कबीर साहब भी यूपी के विच ने। तो ये सारे के सारे 35 महापुरुष इकट्ठे हुए हिंदुस्तान के अलग अलग कोनिया चो, और इन्होंने बैठ के एक भी विचारधारा दी, एक पिता एक के हम बालक, भी हमारा जो एक ही परम पिता परमात्मा और उसी के हम बच्चे हैं, और ये विचारधारा रखी ताकि कॉम्युनल हार्मनी, देखो प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती, गुरबाणी भी कहेगी जिन प्रेम की दिन ही प्र पायो, यही कंसेप्ट है। कल प्यार का झगड़े का कोई कंसेप्ट नहीं है, पर लेकिन जुर्म जबर कोई करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, ये भी एक इतिहास का पार्ट है। और मैं आशा करता है कि आप इन्हों सिर्फ अपने प्रोफेशन मांगना लेके चले, क्योंकि मैं एक एसएस ऑफिसर हाँ और मैं भी पिछले 1 महीने से इस प्रदर्शनी के ऊपर काम कर रहा था, तो मैंने इसे प्रोफेशनली नहीं तैयार किया। मैं बिल्कुल इमोशनल हो जाए सिर्फ इस करके नहीं कि मैं सिख रिलीजन को बिलोंग करता, लेकिन मैंने लग्या कि नहीं ये गल्लां दसनियां जरूरी ने, इस करके मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को डिसेमिनेट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, ताकि गुरु तेग बहादुर साहब की जो कुर्बानी है वो मानवता वास्ते सी वध तो वध उसका प्रचार किया जा सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा, मैं आपको पूरा पंडाल, हमारा दरबार साहब का जो हॉल हम बना रहे हैं वो, दोनों लंगर हॉल, एग्जीबिशन एरिया और जो मेडिकल कैंप लग रहा है उसके सारी जगह का एक बार आपको संक्षिप्तता भी आपको भ्रमण करा देता हूं। उसके बाद और डिनर है और उसके बाद हम भोजन लेंगे। एक सवाल था मेरा कि 24 तारीख को क्या क्या होगा यहाँ, उसके बाद जानकारी। 24 तारीख को सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा, प्रकाश कर दिया जाएगा गुरु ग्रंथ साहब का। उसके बाद रूपरेखा है पूरी, अलग अलग गाड़ी साहब आए हुए हैं, रागी जी हैं सारे, उनका सबका अपना अपना आयोजन का वक्त है। और मुख्यमंत्री महोदय के अलावा भी काफी वीआईपी और नामी आएंगे, संत शिरोमणि आ रहे हैं सिख संगत के, सभी का यहाँ पर करीब 9 बजे के बाद पहुँचने का प्रोग्राम है। और यहाँ पर आपके साथ काफी वक्त गुजारा जाएगा, रूबरू रहेंगे, और मेरा ये मानना है कि लाख लोगों की संगत के पहुंचने की संभावना है। सर बार-बार आप शहर का आह्वान करें कि पानीपत के सभी लोग आए, क्योंकि मौसम भी वैसे ही चल रहा है, उस तरह के इंतजामात या प्रेडिक्शन है कि 24 तारीख को मौसम ठीक रहे, मानो पूरा मेरी ऐसी प्रार्थना है। गुरु महाराज ने हमें बहुत आशीर्वाद दे रखा है और आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत ठीक है, तो मेरी गुरु जी से भी, प्रकृति से भी ये प्रार्थना है कि ऐसा ही हो। बाकी इंतजाम में कोई कसर नहीं है, एक बार आप आके भ्रमण कीजिए। दोनों पंडाल में अटूट व्यवस्था चलेगी।
40 हमारी सेवा स्टॉल्स हैं, जिसके अंदर कुलचे छोले भी हैं, मतलब आइसक्रीम्स भी हैं, रबड़ी फलूदा भी है, जलेबी भी है। अलग अलग संस्थाओं ने हमें अलग अलग चीज़ों का प्रबंध और सेवा मांगी थी, वो हमने सहर्ष दे दी है। काफ़ी लोग ज़्यादा थे तो हमने दो को दिन को एक भी कर और ज्यादा भी लंगर भी। सर रूट प्लान, ट्रैफिक का रूट प्लान जो है वो क्या रहता है? हाँ जी, ट्रैफिक के रूट प्लान में बस की पार्किंग के लिए हमने 7 सेक्टर्स बनाए हैं। यहाँ से आप जाएंगे, इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी जो हमारी प्लानिंग का पार्ट है वो ये है कि किसी को भी जब उतरना हो, यहाँ के लिए आना हो, तो ज्यादा चलना ना पड़े। एक एक बस यहाँ जहाँ पीछे आपके जो जगह रोड, इस पे आके सभी सिख संगत को और संगत को उतारेगी और सब इस तरफ से ही आएंगे। और बसें फिर मेरे ये लेफ्ट में बस पार्किंग है, इसके अंदर 7 सेक्टर्स हैं, बसेस उसमें जाके पार्क हो जाएंगी। कार्स की मेरे पास अलग अलग जगह पार्किंग हमने बनाई है। पहली पार्किंग कार की यहीं लेफ्ट में है। बाइक की पार्किंग जो हमें 4 दीवारी हुई एक साइड मिल रही है, उसमें मेन रोड से आएगी। और एक जगह आपका ऐसा रहेगा, जब हम यमुना एनक्लेव के पास से शुरू होते हैं तो सिंगल रोड आएगी जिसपे सिर्फ बसेस वगैरह चलेंगे और एक रोड पे आपकी सिर्फ लोग पैदल चलेंगे।